गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है G7 हिरोशिमा समिट। इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पता है G7 की समिट हुई है, 49th एनुअल समिट हुई है। जापान में इसको होस्ट किया गया हिरोशिमा में। और अगर उसके हम कम्युनिक देखें कि क्या लीडर्स ने जो है वो एक तरह से डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो उन्होंने यूक्रेन को में कंडेम किया है रशिया के एग्रेशन को, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर जो है एक कम्युनिक इशू किया गया है। फिर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर भी एक कम्युनिक इशू किया गया है। अब एक जो है आपका कि कोविड-19 पैंडमिक को की रेजिलियंस, जैसी किसी डिसीज़ की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो है इकोनॉमिक और रेजिलियंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अप्रोच करेंगे, ये भी बताया गया है। डेट सस्टेनेबिलिटी, प्रोग्रेस आपकी एसडीजीज़ की तरफ बढ़ाने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट डेट क्लॉजेस जो है उसको डेवलप करने के लिए कहा गया है, जिससे कि जो है सेफ्टी नेट फॉर बोरोवर्स बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी ही हमने लास्ट ईयर जो है GS7 में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्च किया था। अब उसमें कहा गया है कि $600 बिलियन बाय 2027 मोबिलाइज किए जाएंगे। फिर अगर हम और देखें तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स, क्लाइमेट क्लब, ये सारे तो हमने जो है कवर किए हैं टॉपिक्स। इनके ऊपर भी जो है कमिटमेंट जो है वो एक्सप्रेस की गई है। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट फॉर रेजिलिएंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद G7 पार्टनर कंट्रीज़ जो है वो लॉन्च किया गया है, जिससे कि आज के और फ्यूचर के जो है फूड सिक्योरिटी की नीड्स को पूरा किया जा सके। ऐसे ही एक पैंडमिक फ़ंड के ऊपर जो है वो बात की गई है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी ताकि ग्लोबल हेल्थ में इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इन सब के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। चाइना को जो है वो एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि कोई जो है चाइना जो मिलिटराइजेशन एक्टिविटीज़ कर रहा है साउथ चाइना सी में, उसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है कि कोई लीगल बेसिस नहीं है उसका, और चाइना जो है वो एक्सपेंसिव मैरीटाइम क्लेम्स कर रहा है। G7 आपको पता है 1973 के बाद जब ऑयल शॉक्स हुए तब ये जो है एमर्ज हुआ। 1975 में बनाया गया। US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली द्वारा। कनाडा ने 1976 में इसको ज्वाइन किया। यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेड है विद इन द G7। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल नेटवर्क टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ थ्रेट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च किया है ताकि जल्दी से जल्दी इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसी जो कोविड है उसको डिटेक्ट किया जा सके। इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क। WHO हब फॉर पैंडमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस जो है वो इसको होस्ट करेगा। और प्रोग्रेस जो है डेवलपमेंट सॉरी जो प्रोग्रेस दिखाने का जो इसमें इनिशिएटिव है कि पैथोजन जीनोमिक्स की जो है डिप्लॉयमेंट जल्दी जल्दी की जा सके। आपको पता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी ऐसी डिसीज़ से लड़ने के लिए। तो जीनोमिक्स जो है वो एट द हार्ट होती हैं किसी भी एपिडेमिक या पेंडेमिक से प्रिपेयर या फिर उसका रिस्पॉन्स देने के लिए। तो IPCN जो है वो अब इसमें होगा क्या, IPCN कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस जो है वो जीनोमिक्स डाटा पर बनाई गई है, और इसमें जो है डेटा सारा स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा कि कैसे आपने जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। फिर कंट्री स्केल अप एक्सेलरेटर जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि कंट्रीज़ की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी कि वो पैथोजन की जीनोमिक सर्वेलेंस कैसे करें। फंडर्स फोरम भी बनाया जा रहा है ताकि IPCN की एक्टिविटीज़ और मेंबर्स को स्मॉल ग्रांट्स भी जिससे दी जा सके इन केस ऑफ दैट। ठीक है। अब आउटकम्स क्या रहने वाले हैं इसके। अब ऑफ कोर्स अगर ऐसा IPCN जैसा एक नेटवर्क बन जाएगा तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सर्वेलेंस सिस्टम्स जो है वो खासकर बहुत ही जो है वो डेवलप हो जाएंगे, जिससे कि हम बेटर डिटेक्ट कर पाएंगे फ्यूचर डिसीज़ को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। गवर्नेंस के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। अब उनका ये कहना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अब उस एक्रेडिटेशन एजेंसी के अंदर आ जाएं। अभी जो है वो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो उनको
उनके द्वारा जो है IITs जो है वो अभी तक एक्रेडिट नहीं होते हैं। तो एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए, चाहे वो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल के अंदर ही एजेंसी हो, लेकिन IITs को भी एक्रेडिट करना ज़रूरी है। तो के राधाकृष्णन जी की कमेटी थी ये, और इसने एक रोड मैप दिया है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के लिए। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर आती है। कर्नाटका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको जो है वो रजिस्टर किया गया है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो पीरियोडिक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन करती है ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन की। अब असेसमेंट और एक्रेडिटेशन में आपको फ़र्क पता होगा। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इन परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप सर्टिफाई कर रहे हो कि हाँ, हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके देख लिया है, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है इसकी ये क्वालिटी है। ठीक है, 2013 से जो है वो UGC के मैंडेट के मुताबिक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है ये एक्रेडिटेशन और असेसमेंट करवाना ज़रूरी है। अब बेनिफिट्स भी हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। कैपिटल उनको अगर अट्रैक्ट करनी हो तो ये एजेंसीज जो हैं देखती हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रही है, तो ये एक्रेडिटेशन उनको काम आती है। और इंस्टीट्यूशन को खुद को भी पता लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर लाया करती हैं। अब ये कमेटी अगर हम देखें तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी जो है वो ये कह रही है कि IITs जो है उनको भी NAAC के एम्बिट में ले आना चाहिए। IITs को भी IITs करंटली भी अपना इंटरनल सिस्टम जो है वो पीरियोडिक पीयर इवैल्यूएशन असेसमेंट का जो है फॉलो कर रही हैं। उसके बजाय NAAC जो है उनको अब असेसमेंट और उनकी एक्रेडिटेशन करनी चाहिए। अब इंस्टीट्यूट्स के लिए कहा गया है कि अक्रेडिटेड और नॉट अक्रेडिटेड दो कैटेगरीज लेकर आओ। ऑफ कोर्स एक सेपरेट कैटेगरी भी उन्होंने प्रपोज की है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट बिल्कुल ही क्लोज है अक्रेडिटेशन होने के, तो उसमें अवेटिंग अक्रेडिटेशन की कैटेगरी भी जो है वो डाला जा सकती है। और थोड़ा जो है वो क्राउड सोर्सिंग के ऊपर थोड़ा कम डिपेंडेंसी रखो। क्राउड सोर्सिंग में क्या होता है, आप डेटा ले लेते हो लोकल जो है वो स्टाफ से, एल्यूमिनाई से, ऑफिशियल विजिटर्स से, और उसके बेसिस पर जो है वो आप अपने पैरामीटर्स जो है उनको कंफर्म करके आप एक्रेडिटेशन करते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाया जाए जिसमें कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को भी सबस्यूम कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो पहली बार जो ये प्रपोज़ल रखा गया था UN जनरल असेंबली में 1993 में, लेकिन दिसंबर 2000 में जो है वो ये अनाउंस किया गया UN जनरल असेंबली द्वारा कि 22 मई जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा, क्योंकि इसी दिन जो है 1992 में जब नायरोबी फाइनल एक्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ अडॉप्शन ऑफ एग्रीड टेक्स्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है अडॉप्ट किया गया था। तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या? एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, सस्टेनेबल यूज़ जो है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जेनेटिक रिसोर्सेज करने के लिए जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी। और US ने साइन तो की है, रिकग्नाइज रेटिफाई नहीं की है। CBD का सेक्रेटरीट जो है वो मॉन्ट्रियल में लोकेटेड है, कनाडा में, और हर साल इसकी भी जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है रेगुलर इंटरवल्स पर। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है इंडिया का? तो ये बायोलॉजिकल जो है CBD कन्वेंशन को जो है इफेक्ट देने के लिए इंडिया ने ये एक्ट जो है वो 2002 में जो है वो पास किया था। और इसमें नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी बनाई गई है NBA, जिसमें चेयरपर्सन, 5 नॉन ऑफिशियल, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए हुए। ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी होती हैं और लोकल लेवल पर भी हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़। ठीक है, तो कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ जो है, नॉलेज की जो है क्रॉनिकलिंग करने के लिए ये जो है कमेटीज़ काम करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है सेंदाई फ्रेमवर्क की मीटिंग में उन्होंने बोला है कि हमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर फंडिंग जो है करने के लिए या जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ने कन्वेन की थी और एक प्लेटफॉर्म दे दिया मेंबर स्टेट्स को अपने व्यूज़ रखने का। तो इंडिया ने जो कहा है कि ग्लोबल पॉलिसी डिस्कोर्स बढ़ रहा है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स भी को भी हम जो एक्सेस दे रहे हैं $6 बिलियन तक का डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन में ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स।
और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है इसी फोरम में, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल बाय 2027। और रिकमेंडेशंस अगर हम इंडिया की देखें तो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर होना चाहिए जो कि एड्रेस करे ये पूरे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की एक्टिविटीज़ को। फिर मल्टी कंट्री कोऑपरेशन जो है इनिशिएट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये सेंदाई फ्रेमवर्क है क्या? ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जो सेंदाई में मीटिंग हुई थी जापान में, तब इसको अडॉप्ट किया गया था। और ये सक्सेसर एग्रीमेंट है ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का। इसमें कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट्स हैं, उनकी प्राइमरी रोल है डिज़ास्टर रिस्क को रिड्यूस करने का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैंडम सोलर सेल्स, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक साउथ कोरियन फर्म ने वर्ल्ड की पहली प्रोडक्शन लाइन जो है वो अनाउंस की है फॉर पेरोव्स्किट सिलिकॉन टैंडम सोलर सेल्स। तो टैंडम सोलर सेल्स क्या होता है? एक सोलर सेल के ऊपर दूसरा सोलर सेल लगा दिया जाता है और उससे क्या होता है कि जो लाइट है, वो लाइट का स्पेक्ट्रम है, वो एक तरह से स्प्लिट होती है और ज़्यादा जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाती है, क्योंकि वो स्प्लिट होकर अलग अलग सोलर सेल्स में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो उससे हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी जो है वो ईच सेक्शन में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो पेरोव्स्किट क्या है? पेरोव्स्किट एक मटेरियल होता है जिसका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जैसे मिनरल कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड। अब डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो है इसको बनाया जा सकता है। और करंटली ये आपके अल्ट्रासाउंड मशीन्स, मेमोरी चिप्स, सोलर सेल्स में भी जो है ये आपके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, यूज़ होते हैं रादर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 12 लच्छा पास, 12 लच्छा लाभ पास। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो है आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 76 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया है 12 लच्छा ला पास से। तो एक हाई माउंटेन पास है, ले मनाली हाईवे पर, जांस्कर रेंज पर पड़ता है और ये रिवर भागा के क्लोज पर है। और इसकी हाइट अगर हम देखें तो लगभग 16,000 फीट की हाइट पर है, ठीक है। अब चेनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है रिवर भागा, ठीक है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया में। उस एरिया में जो है ये रोड्स बनाते हैं जहाँ पर इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ हैं और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। 1960 में इनको बनाया गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस इसके 19 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज़ में चल रहे हैं। इवन नेबरिंग कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जनरली इसके इंडियन आर्मी से पर्सोनल जो है वो लिए जाते हैं, GREF और इंडिया आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार्स प्रोग्राम या स्टार्स प्रोजेक्ट। ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की स्टार्स प्रोग्राम के लिए। तो स्टार्स प्रोग्राम क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट्स, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2021 से इम्प्लीमेंट की जा रही है। क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में, याद रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 6 आइडेंटिफाइड स्टेट्स में। समग्र शिक्षा से ही जो है इसको कार्व आउट किया गया है। स्कूल एजुकेशन की एनहेंसमेंट के लिए जो है डायरेक्ट सपोर्ट दिया जाता है इसमें। और बहुत सारे जो है अदर भी इनिशिएटिव्स जो हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो इसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि आपका PM ई-विद्या। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विंग्स इंडिया 2024, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उन्होंने फिक्की के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया है और विंग्स इंडिया 2024 का कर्टन रेजर इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। विंग्स इंडिया 2024 एक कमर्शियल जनरल बिजनेस एविएशन इवेंट है जो कि 2024 में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, एशिया का लार्जेस्ट ऑफ कोर्स। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की मिलकर ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। फिक्की आपको पता है 1927 में नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बेसिकली इंडिया की बिजनेस और इंडस्ट्री की वॉइस है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1995 में बनाया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, और एयर कार्गो टर्मिनल्स की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर, इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो है वो लॉन्च किया है।
पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर प्योरिटी ऑफ पश्मीना प्रोडक्ट्स को जो है वो सर्टिफाई करेगा। वन स्टॉप टेस्टिंग फैसिलिटी बन गया है, बनेगा ये, और किसी भी जो है आपके पश्मीना प्रोडक्ट को जो है वो ये जेन्युइन सर्टिफाई करने का काम करेगा। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में लोकेटेड है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च जो है ये करता है बायोडाइवर्सिटी एरिया में, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, इको डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सारे एरियाज़ में रिसर्च करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is G7 Hiroshima Summit. This topic is important for your international relations. So leaders of G7 summit have leaders of G7 have recently met at 49th annual summit of G7 at Hiroshima, and they have adopted this communique for the G7 summit. They have condemned Russia's aggression in Ukraine, and they have decided to strengthen disarmament and non-proliferation efforts. They have also reiterated the importance of free and open Indo-Pacific. Basically, it's a signal to China, and they're focusing on resilience of economy and economic security in the light of COVID-19 pandemic. Similarly, they are talking about debt sustainability so that it cannot become a concern which can undermine the progress towards our SDGs. So they have welcomed the development of climate resilient debt clauses so that safety net for borrowers can be provided. For infrastructure, they have committed $600 billion plus by 2027. They have also launched this Just Energy Transition Partnerships, Climate Club, and other country packages for forest, nature, and climate. And they have decided to preserve this planet by decarbonization of energy sector. The important initiative launched here is Hiroshima Action Statement for Resilient Global Food Security, which would partner with other countries to address the needs of today and the future. Similarly, a pandemic fund has been uh, initiated, which will be helping the other countries for pandemic prevention, vaccine manufacturing, preparedness, and response. They have also criticized China openly this time, especially over the issue of Taiwan, without naming Taiwan, of course. And they're saying that there is no legal basis for China's expensive maritime claims in the South China region. So G7, we've already discussed several times that it originated in 1975 after the oil shocks of 1973. Initially, US, UK, France, Germany, Italy were the participants, Japan and also Japan. But later on in 1976, it was joined. They were joined by Canada also. European Union is also represented within the G7. So the next topic is global network to detect infectious disease threat. This topic is important for international relations and social issues both. So WHO has launched this global network to detect the threat from infectious diseases like COVID. So this will be called the International Pathogen Surveillance Network, which will be hosted by WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence. So the aim is to accelerate progress on the deployment of pathogen genomics. We have seen how important genome sequencing was in the fight against any pandemic. So genomics lies at the heart of effective pandemic and epidemic prevention and response. For that, IPSN community of practice on genomics data has been proposed, which will harmonize data standards. Country scale up accelerator will also be established, which would increase the capacity of member countries for pathogen and genomics surveillance. A funder forums has also been established, which will support these activities in the member states. Okay, so what have been the outcomes? So stronger national and international systems have been developed using this IPCN standards and expertise. Okay,
So the next topic is National Assessment and Accreditation Council. This topic is important for your governance section. So a committee which was formed by Union government has recommended that IITs should be brought under the ambit of the proposed accreditation agency. So far, IITs have not been accredited by the NAAC. So this committee was formed under Dr. K. Radhakrishnan ji, and they have given a roadmap for National Accreditation Council. So, what is NAAC? It's an autonomous body which is functioning under the UGC, and it is registered under the Karnataka Societies Registration Act with its headquarter in Bengaluru. So, what is the difference between assessment and accreditation? Assessment is the performance evaluation, and accreditation is the certification. Since 2013, it is mandatory for higher educational institutions to undergo accreditation. So, it is also beneficial for them because it helps them to secure capital and helps them to know about their strengths or weaknesses. So, what is the recommendation of this committee? So, they are saying that IITs should be brought under the ambit of NAAC, and currently they are following their own internal systems. So, it has proposed that there should be two certification categories. First, of course, is accredited and the not accredited. But there is a separate category also proposed for those institutes which are close to accreditation. So, that category would be known as awaiting accreditation. So it is said that we should not rely on crowdsourcing much, and crowdsourcing is basically when you rely on the data given by faculty, staff, alumni, official visitors, etc. They've also said, the committee has also said that the National Accreditation Council should also subsume the National Institutional Ranking Framework. So the next topic is International Day for Biological Diversity. This topic is important for your environment section. United Nations has proclaimed 22nd May as the International Day for Biological Diversity. It was first created by the Second Committee of the UN General Assembly in late 1993, and in December 2000s, UN General Assembly adopted this day as International Day for Biological Diversity to commemorate the adoption of text of the Nairobi Final Act of Convention on Biological Diversity. So, what is this CBD convention? It's a legally binding treaty which is meant to ensure sustainable use of biological diversity and fair and equitable sharing of the benefits arising out of genetic resources. So, nearly all countries have ratified it. Its secretariat is based in Montreal, that is in Canada, and it it also holds regularly the COP. So, what is Biological Diversity Act? So, because India is a signatory to Convention on Biological Diversity, we have made this act in 2002. It established the National Biodiversity Authority, which consists of a chairperson, 5 non-official, 10 ex officio members of which are appointed by the central government. Similarly, there are state biodiversity boards and biodiversity management committees at the local level, which are looking for the conservation, sustainable use, documentation of biodiversity, and chronicling of local knowledge. So the next topic is Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. So this topic is important for your international relations and environment both. So India has played a significant role and highlighted the need to pay attention to funding of DRR. So what is DRR? Disaster risk reduction. So at this meeting, which was convened by the President of General Assembly, India has said that state and local governments should have access to about $6 billion for disaster risk mitigation over the next 5 years. And UN Secretary General has also launched this initiative called the Early Warning for All by 2027. So India has said that we should evolve a financial architecture, initiate multi-country cooperation in our respective areas so that we can cooperate over disaster risk governance. So what is Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? So it is an international document which emerged at the Third World Conference on Disaster Risk Reduction, which was held in Sendai, Japan. So it is the successor agreement to Hyogo Framework for Action. So
it has recognized that states have the primary role to reduce disaster risk. So the next topic is tandem solar cells. This topic is important for your science and tech section. So a South Korean firm has recently announced the world's first production line for perovskite uh, silicon tandem solar cells. So these are basically solar cells which are on top of each other. That's why they are able to improve the efficiency of standard solar panels by splitting the incoming light spectrum or sunlight and optimizing this energy, the harvesting of energy from each section into electricity. So what is perovskite? So it's a material which has the same crystal structure as the mineral calcium titanium oxide. Uh, Different elements can be combined together to form these structures, and today it is found in ultrasound machines, memory chips, and now even in solar cells. So the next topic is Baralacha La Pass. This topic is important for your economy and security section. So Border Roads Organization has recently rescued 76 tourists from the Baralacha La Pass. So it's a high mountain pass located at Leh Manali Highway in the Zanskar range. So it lies close to River Bhaga, which is a tributary of Chenab River, and it is located at the height of about 16,000 feet. So, what is Border Roads Organization? It was formed in 1960 to secure India's borders and develop infrastructure in remote areas of north and northeast of the country. So, it conducts operations in 19 states and 3 union territories and maintains a network of roads in India's border areas and friendly neighboring countries. So it is also functioning in neighboring countries of Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Tajikistan, and Sri Lanka. So the officers are derived from the Indian Army's General Reserve Engineer Force and also Indian Army's Corps of Engineers. So the next topic is STARS program. This topic is important for your governance section. Recently, Ministry of Education and World Bank have organized a school to work transition under the STARS program in Mumbai. So this is strengthening teaching, learning and result for states project, which is a centrally sponsored scheme. Ministry of Education and World Bank are jointly implementing it through the Department of School Education and Literacy. It is being implemented in 6 identified states and it is carved out of Samagra Shiksha Abhiyan to provide direct school education support. So quality based learning outcomes are also being focused, and STARS project also aims at focusing on initiatives like PME Vidya, foundational literacy, etc. So the next topic is Wings India 2024. This topic is important for your economy section. So Ministry of Civil Aviation in collaboration with FICCI have organized this curtain raiser event for Wings India 2024, and it is being organized with the Ministry of Civil Aviation, Airports Authority of India and FICCI, and this will be the largest commercial, general and business aviation event of Asia. FICCI, you know that it was established in 1927 and it is voice of India's business and industry. Airport Authority of India was established by an Act of Parliament in 1995 and it is responsible for creation, development and management of air cargo terminals. So the next topic is Pashmina Certification Center. This topic is important for your environment section. Recently, Union Minister has inaugurated this Pashmina Certification Center at the Wildlife Institute of India in Dehradun. So what is this Pashmina Certification Center? So this will provide certification for the purity of Pashmina products, and it provides a one-stop testing facility to certify genuine Pashmina product free, which is free from any prohibited fibers. So, what is Wildlife Institute of India? So, it was established in 1982 in Dehradun, and it's an autonomous institute managed by the Ministry of Environment, and it is carrying out wildlife research in areas of study like biodiversity, endangered species, wildlife policy, wildlife management, wildlife forensics, etc. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.